वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अपने 69 बीपीएससी के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने बीपीएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी के डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, नहीं इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक तो गलत है, तो ये और ये गया, तो आपका बी आंसर अपने आप आ गया। फिर भी देख लेते हैं, इसमें कोई क्रिस्टली लेंस नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये स्टेटमेंट सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ सकती है और शिकार करती है, ये भी सही है। इसे भारत के राष्ट्र जल जीवियों के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। तो तीन स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सही है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसे ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्र घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में इतना लंबा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल निकालना। पहली बात है समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से, तो नंदा देवी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी खत्म हो जाएगा। अब बचा दो, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। ठीक है, जिसमें के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के क्षेत्र, समुद्री घास और प्रपाल भित्तियां सुंदरवन में तो नहीं मिलेंगी, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आप काफ़ी आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको कंप्लीट करें। ठीक है, अधिकतर आमतौर पे बड़े बड़े क्वेश्चंस का ना आंसर ऑप्शन से निकल जाता है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्रकोडर्मा में पाया जाता है, ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाया जाता है, नहीं ये गलत है। अरावली राजस्थान में, ये गलत है। धरवार चट्टाने संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये भी गलत है। ये निकोटप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। देखिए, अब अगर ये कर्क रेखा भारत के मैप में, ठीक है सही, भारत का मैप थोड़ा अजब बन गया। अगर हम लोग भारत का मैप बनाएं, ठीक है, एक रफ बना रहा हूं मैं आपको बताने के लिए। ठीक है, एक रफ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है, देखिए कर्क रेखा आपकी ऐसे जाती है। ठीक है, और दूसरा है भारतीय मानक रेखा जो इलाहाबाद के पास से होके जाती है ऐसे। ठीक है, तो एक दूसरे को काटती है। अब देखिए बुंदेलखंड का क्षेत्र इधर है, ठीक है, ये गलत हो गया। मालवा का क्षेत्र यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो गया। बाघेलखंड यहाँ है, बाघेलखंड। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, तो आप मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा ना, आप उसको याद नहीं कर सकते हैं कि हाँ एक एक लाइन याद करके बनाएंगे, आपको इसी तरह सोच के और एनालिटिकल तरीके से बनाना होगा। उत्तराखंड कौन सा तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? ठीक है, अल्मोड़ा का सीमा, अल्मोड़ा की सीमा तीन तीन जिले की सीमा लगती है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी की सीमा लगती है और अल्मोड़ा की सीमा नहीं लगती। स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी उत्तरा नगरी के पास से निकलती है। ठीक है, और फिर विश्व का भूगोल, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। देखिए अगर इधर देखिएगा तो ये अफ्रीका का जो मैप है, ठीक है, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे ब्राज़ील में पाई जाती है सोने की शिराएं और यहाँ पे समुद्री प्लेसर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक द्वीप के तट के साथ एक साथ संयुक्त है। हाँ दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही की व्याख्या भी करता है। ठीक, इसका ये हो जाएगा आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री के दोपहर 12 बजे का समय है। ठीक है, अब ये देखिए 90 डिग्री, 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे
90 × 4 = 360 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, मतलब 6 घंटे, 6 घंटे का अंतर होगा। अब ये क्या कहते हैं उसको, जो थिम्पू है वो पूर्वी देशांतर पे है, पूर्वी देशांतर मतलब इस साइड। ठीक है, इस साइड तो समय बढ़ेगा, तो यहाँ अगर 12 बज रहा है दोपहर का, तो यहाँ बढ़ के समय 6 PM का आंसर होगा। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, आपका आंसर निकल आया। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179। ये तो सिंपल एनसीईआरटी का फैक्ट है ये। एक एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है? एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का फैक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है, कौन सा कथन गलत है निकालना है हमें। सतही क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी झील है, नहीं ये गलत है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है, सबसे पहले पे सुपीरियर है और सेकेंड नंबर पे विक्टोरिया झील है, तो पहला गलत है। ये अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो एक होगा ऑप्शन। तो ये और ये तो कट गया, क्योंकि एक ऑप्शन गलत है, गलत पूछा है, तो एक हो जाएगा इसमें, मतलब या तो डी होगा या सी होगा। अब क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है और 2 सही है, तो ये भी खत्म हो गया, तो आंसर आपका अपने आप सी निकल आया। अगर आपको कुछ नहीं पता तो भी हो जाएगा। इसकी सीमा चार तंजानिया, उगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। नहीं, मेरे ख्याल से रवांडा से इनकी सीमा नहीं लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धार नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास ये झील से बाहर निकलती है। हाँ, स्टेटमेंट भी सही है, तो 1 और 3 गलत है इसमें। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। नहीं, मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का है और पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो कौन सा कथन सही है? ना तो 1 ना तो 2। यूएई रियासती राज्य है। देखिए, इसका क्वेश्चन को भी ऑप्शन से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब आपको पता नहीं क्या क्या राज्य है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कुवैत बहरीन जो है वो अलग कंट्री है, तो ये खत्म हो जाएगा आंसर क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे खेमा रियाद आपको पता है सऊदी अरेबिया का है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। शारजा, अबू धाबी, अजमान, दुबई, बहरीन, कुवैत, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजैरा, अल रसल खमा, ये आपका डी आंसर आ जाएगा। आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर से डी निकाल सकते थे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? घूमते न्यूट्रॉन तारे, इसका ए आंसर हो जाएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब लगातार नई परत जुड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, लगातार नया परत जुड़ रहा है, तो इसको समुद्र तल का फैलाव कहते हैं। भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा नियंत्रण धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। अब कैसिनी ह्यूरेंज, ठीक है, ये सनी से रिलेटेड को ये है मिशन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जूनो बृहस्पति से रिलेटेड है 1, आर्टेमिस मून से रिलेटेड है 4, और वेरिटास शुक्र से रिलेटेड है 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, डी आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इकोनॉमिक्स को देखते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में, मतलब आईबीसी, इसमें निम्नलिखित में से कौन से कथन विचार कीजिए। इसका क्या निकालना है? इसमें हम लोगों को निकालना है कौन से कथन सही है निकालना है। ठीक है, शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्थान बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। नहीं, शोधन अक्षमता से तात्पर्य हमें क्या निकालना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों को भुगतान करने में असमर्थ होता है। नहीं, यह शोधन अक्षमता नहीं है। ठीक है, दिवाला एक ऐसी, ये दिवाला है, असक्षम होता है ना, इसको दिवाला कहते हैं। ठीक है, बैंक्रप्सी। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां आप देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त की जाती है प्रगति। नहीं, ये शोधन अक्षमता है। ठीक है, शोधन अक्षमता इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड, ठीक है, आईबीसी है। तो ये जो है जब असमर्थ हो जाता है तो उसको बैंकरप्सी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जब इसको दूसरे की संपत्ति दी जाती है तो इसको इंसॉल्वेंसी कहते हैं या देनदारी कहते हैं। ठीक है, तो बैंकरप्सी एक कंडीशन है और इंसॉल्वेंसी उसका इम्पैक्ट है, मतलब उसका रिजल्ट है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला एक निष्कर्ष है। नहीं,
शोधन क्षमता एक निष्कर्ष है जबकि दिवाला एक अक्षमता एक अवस्था है। तो 4 3 भी गलत हो गया। मतलब आपको एक्ट जानने का जरूरत भी नहीं था, आप सिंबल ही निकाल सकते थे। भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड आईबीसी आईबीबीआई बोर्ड आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दिवाला का शोधन क्षमता दिवाला और शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय का है। हाँ 4 सही, केवल 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये कितना सिंपल आप बना लिए इसको। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956 में। अगला क्वेश्चन है उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े को पेशकश करती है। कौन से कथन गलत है? तो देखिए एक तो सही हो गया आपका, सीधा सीधी आपको सही है, तो ये और ये तो गया। अब 2 गलत है, ये पता का कि दोनों में 2 बचा है, तो ये अपने आप ही हो जाए। इस योजना में आवेदक को 2 श्रेणियां वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। देखिए ये गलत हो गया अपने आप, तो आपका 2 हो गया। तीसरा, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित तथा लक्ष्य श्रेणियों में शामिल वस्तुओं को शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसतन प्रोत्साहन करती है। नहीं 5% का है, ये भी गलत हो गया। पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन पीसी सर्वर और ऑल स्मार्टफोन शामिल है। ठीक है, हाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट शामिल है, तो 2 और 3 गलत है इसमें। ठीक है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के कार्यरत एक योजना, इसमें कौन सा कथन गलत है? यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय छात्रक योजना है। नहीं, ये पंचायती राज से स्वामित्व है, भू से रिलेटेड योजना है। ठीक है, और यह योजना COR, तो 1 नंबर ऑप्शन गलत है, तो ये आपका ये और ये होगा, तो ये और ये तो गया आपका, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब क्या लिखा है? यह योजना CORS नेटवर्क के तहत जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने उत्तम योग्य मानक बनाने को प्रयास कर रही है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। नहीं ये गलत है, ये गलत है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों को संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास प्रदान करती है। ये सही है, तो 2 और 1 और 3 गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ए नंबर हो गया। निम्नलिखित में कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? ठीक है, क्या करा? मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब इन्फ्लेशनरी रिसेशन से योगदान कर सकते हैं। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। देखिए ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट सही है इसका। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, इससे भी मंदी आ जाएगी। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, इससे भी मुद्रास्फीति जनित हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम अमाउंट पैसा जो है वह बहुत अधिक डिमांड, मतलब बहुत कम डिमांड को ये करेगा। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धकता में कमी, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट? चारों स्टेटमेंट्स के सही है। आर्थिक सर्वेक्षण, अभी देखिए डेटा क्वेश्चन हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के प्रत्येक विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? ठीक, कौन सही उत्तर चुनना है इसमें? ठीक है, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी का इसमें कमी आई है। नहीं ये गलत है। महामारी से पहले के स्तर में तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। नहीं ये भी गलत है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह सुधार होने के बाद किसी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे में इसमें तेजी से वृद्धि। देखिए जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बिना घाटे में तेजी से वृद्धि हुई है, तो ये सब गलत स्टेटमेंट होता है। ये सब क्या कहते हैं उसको? फॉल्स स्टेटमेंट कहते हैं सबको। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है, ये स्टेटमेंट सही है। केवल 4। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गैर योजना व्यय कृषि पर होता है। नहीं ये योजना गैर योजना पे है, कोई योजना नहीं होता। व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। नहीं ये भी गलत है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। हाँ क्योंकि ये कोई योजना पे नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। नहीं आयात में वृद्धि ज़्यादा अधिक है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है।
इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें वस्तुओं की सेवाओं का विस्तार किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ए गलत है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार किए, इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें पता लगाना है। ठीक है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, ये स्टेटमेंट सही है। घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक घट गया था। फिजिकल डेफिसिट जिसको कहते हैं वो 9.2% के। वित्तीय वर्ष 22 के राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था, नहीं ये गलत है। पिछले 2 साल राजस्व संग्रह कम हो गया है, नहीं ये भी गलत है। तो कौन सा सही? केवल एक सही है। आरबीआई के विदेश मुद्रा भंडार FER, ठीक है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा सही? अब देखिए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अब इसको आराम से बना लीजिएगा। विदेशी परिसंपत्ति में ये सही है स्टेटमेंट है। सोना भी होता है उसमें विदेश SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी सही है। और आरक्षित की स्थिति, ये भी सही है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है इसके। ये चारों जो हैं वो आरबीआई की फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को बनाती हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम, ये क्या क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? कौन से कथन सही है? उत्पत्ति का नियम, कौन सा नियम? उत्पत्ति का नियम। उत्पत्ति का नियम किसी उत्पाद के राष्ट्र के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए एक आवश्यक मानदंड है। हाँ है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करती है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ऑब्वियसली कहाँ से ये लागू हुआ है, वहाँ FTA है कि या डबल टैक्स DTA है, क्या है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका महत्व उस तथ्य प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोत पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही है। शिशु मृत्यु दर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन से कथन सही है, हमें पता लगाना है। यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, नहीं ये गलत है। 10,000 नहीं 1,000 पे व्यक्त की जाती है। यह वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.36। अब इतनी डाटा तो आपको नहीं मालूम होगा, ठीक है, ये डाटा तो आप कहाँ से निकालिएगा। तो आप देखिए सही है, तो एक वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो ये और ये तो गया। अब हम लोग देखते हैं, वर्ष 2000 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये स्टेटमेंट सही है। आपको पता है कि 3 तो स्टेटमेंट सही है। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, नहीं सबसे अधिक शिशु मृत्यु वाला राज्य मध्य प्रदेश था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर 2 और 3 निकल आया। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो समक्ष बनती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचयन करने से, नहीं ये गलत है। ह्यूमन कैपिटल पूंजी संचयन से नहीं मिलती, ज्ञान में वृद्धि करने को निर्माण बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया में संदर्भ की जाती है। और देखते हैं कौशल श्रम वृद्धि के लिए देश के लोगों के ज्ञान कौशल श्रम क्षमता में वृद्धि करने को, हाँ 4 था, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन सबसे सटीक आंसर जो है वो केवल 4 होगा। ठीक है, बी और सी भी सही है लेकिन दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह हमने अपने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। अगले वीडियो में हम बिहार विशेष और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।